गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज थोड़ा सा लंबे अरसे के बाद में मैं सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड लेके आपके पास में आया हूँ। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सॉलिड स्टेट पार्ट थर्ड, ठीक है। और उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल जो है हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और क्रिस्टल लैटिस पढ़ने के बाद में हम फिर यूनिट सेल की तरफ से उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टल लैटिस समझा देता हूँ। ये लैंग्वेज जो है क्रिस्टल लैटिस, क्या मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस का, कि जो भी कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी सॉलिड के कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, और पैटर्न में अरेंज होके दे मेक ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, यहाँ डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इन ए सॉलिड कंपाउंड, in a solid compound, the component particles कंपोनेंट पार्टिकल्स वो होते हैं जिनसे मिलके सॉलिड बना होता है। द कंपोनेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए certain arrangement, ठीक है। दे आर अरेंज इन ये सर्टेन अरेंजमेंट। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, सर्टेन होता है, निश्चित अरेंजमेंट होता है, ठीक है। द कंपोनेंट पार्टिकल्स आर represented by the component particles are represented by dots, ठीक है, डॉट्स। कंपोनेंट पार्टिकल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, ठीक है। एंड दीज कंपोनेंट पार्टिकल्स make the solid in 3 dimensional वे। और ये जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल वे में जो है हम सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस वो लैटिस होते हैं जिनमें कंपोनेंट पार्टिकल एक सर्टेन अरेंजमेंट में होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं, और ये कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपोनेंट पार्टिकल जो है सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं 3 डायमेंशनल वे में, ठीक है। तो ये दिस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं, ये आप लोग क्रिस्टल लैटिस के डेफिनेशन में आप लोग उतार लोगे कि कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिनसे कोई सॉलिड मिलके बना होता है उनको हम कंपोनेंट पार्टिकल्स कहते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए इस प्रकार से मैंने कुछ डॉट्स हैं, इन डॉट्स को मैं लाइन से मिला देता हूं। देखो इस प्रकार से मैंने इनको मिला दिया, इन डॉट्स को आपस में मिलाने से इस प्रकार से ये आपस में फिर जुड़ते जाएंगे, तो इस प्रकार से बहुत बड़े लैटिस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं, ये कंपोनेंट पार्टिकल्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं, ये मिलके लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। तो दिस इज नॉन एज क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था वेब्रे, ठीक है, वेब्रे। तो अब तक उन्होंने ये बताया, वेब्रे ने, कि अब तक केवल 14 लैटिस 3 डायमेंशनल लैटिस क्रिस्टल लैटिस ही पॉसिबल है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द
साइंटिस्ट वेब्रे, ठीक है, ओनली 14 क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल, कि अब तक जो है केवल 14 क्रिस्टल लैटिस ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये जो है इसने कहा 14 जो है, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द वेब्रे हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस आर प्रेजेंट, ये आप लोगों से एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग जो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट हेडिंग में आ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है। जो भी हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें हर एक डॉट जो होता है, हर एक डॉट को हम कहते हैं क्रिस्टल साइट, क्या बोलते हैं इसको, या लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख रहा हूं आपके सामने, इन क्रिस्टल लैटिस each dot is known as lattice site, ठीक है। इन क्रिस्टल लैटिस each dot is known as lattice site, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस में हर एक डॉट जो है वो हमारा क्या कहलाता है, लैटिस साइट कहलाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरा बात है, इन क्रिस्टल लैटिस each dot represented the component पार्टिकल्स। अब कंपोनेंट पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, या तो कंपोनेंट पार्टिकल एटम हो सकता है, या वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर वो आयंस हो सकता है। इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है वो, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, जो हमारे डॉट्स हैं, इन डॉट्स को हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन से हम कनेक्ट करते हैं, और इन स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करने पर हमारे पास में क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन हो जाता है। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, व्हेन these dots are connected by straight line, जब इन डॉट्स को हमने भी कनेक्ट किया था, देन क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म बन जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताया। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंपोनेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपोनेंट पार्टिकल्स डॉट के रूप में एग्जिस्ट होते हैं। ये एटम, मॉलिक्यूल और आयन भी हो सकते हैं। जब इनको एक लीनियर स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं हमारे पास में क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बच्चों बताई, क्रिस्टल लैटिस के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी। अब मैं आप लोगों के पास में, हमारा जो टॉपिक था वो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल था, तो मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब मैं आप लोगों को जो है यूनिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल होती है कि कोई क्रिस्टल लैटिस का वह छोटा से छोटा पार्ट जिसके बार बार रिपीटेशन से हमारा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाता है, उस छोटे से भाग को हम यूनिट सेल कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल का मतलब क्या है
it is the small part of crystal, it is the small part of crystal lattice, small part of the crystal lattice. By this small part of again and again repetition, by this small part again and again repetition, the crystal lattice is formed. The crystal lattice is formed. ठीक है, and this small part is known as, this small part is known as यूनिट सेल. इस छोटे से पार्ट को हम जो है यूनिट सेल कहते हैं. तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या होती है. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. बाय द रिपीटेशन ऑफ दिस पार्ट ए क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म. ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास में ये एक छोटा सा पार्ट बताता हूं. तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया किसी क्रिस्टल का. अब ऐसे बहुत सारे आपस में जुड़ते जाएंगे तो आपके सामने पता है बहुत बड़ा बॉक्स सा बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज बन जाएगी. तो ये जो छोटे सा पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका यूनिट सेल कहलाएगा. क्या कहलाएगा, यूनिट सेल. तो यूनिट सेल जो है किसी क्रिस्टल लैटिस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके बार बार रिपीटेशन से हमको क्रिस्टल लैटिस प्राप्त हो जाता है. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, by the repeating of this part, by the repeating of this small part, then the whole crystal lattice is obtained. That is known as the crystal lattice. क्लियर हो गया आप लोगों को. इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे. नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल. अगला टॉपिक है हमारे पास में पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल. पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या मतलब है? पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल से, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल से ये मतलब है कि किसी यूनिट सेल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है. ठीक है, किसी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए जिन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिन मेन एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें हम कहते हैं पैरामीटर ऑफ द एलिमेंट्स. तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं. इट इज द एलिमेंट्स ऑफ यूनिट सेल which are required to explain the unit cell. It is the elements of the unit cell which are required to explain the unit cell. किसी यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज को, पूरी किसी भी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए जो एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल. तो दैट आर नोन एज पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल. इनको हम कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो अब हमारे पास में कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. उसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं, इसको आप ध्यान से देखेंगे.
देखो ये एक मैंने यूनिट सेल बनाई है, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पे जो एंगल है उसे अल्फा एंगल कह देंगे, यहाँ जो एंगल है उसे हम बीटा एंगल कह देंगे, और इन्हें हम कह देंगे गामा एंगल, ठीक है। तो एजेस के बीच में जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स के बीच के जो एंगल्स होते हैं उन्हें अल्फाबेटल या एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल एंगल्स। और ये जो है देखो, ये डिस्टेंस जो है मैं क्या मान लेता हूँ? ए। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ क्या? बी। और ये बोलते हैं सी, ठीक है। तो ये जो ए बी सी जो है ये कहलाती है एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। ए बी एंड सी आर नॉन एज एक्सियल डिस्टेंस, आर नोन एज एक्सियल डिस्टेंस। ए बी सी आर नोन एज एक्सियल डिस्टेंस, ठीक है। और जो अल्फा बीटा और गामा आपको दिख रहे हैं, अल्फा बीटा गामा दिख रहे हैं आप लोगों को, अल्फा बीटा गामा आर नोन एज एक्सियल एंगल। अल्फा बीटा और गामा जो है उनको हम एक्सियल एंगल कहते हैं। ए बी सी आर जो है वो हमारे एक्सियल डिस्टेंस कहलाती है, और अल्फा बीटा गामा जो होते हैं हमारे एक्सियल एंगल कहलाते हैं। तो ये ए बी सी और अल्फा बीटा गामा ये जो है, ये दोनों जो हैं हमारे पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल कहलाते हैं। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल कहलाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा किसी भी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स है, नेसेसरी तत्व हैं। इनकी हेल्प से हम जो है किसी भी यूनिट सेल का हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ए यूनिट सेल। तो टोटल कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर्स हमारे पास में है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा टोटल हाउ मेनी पैरामीटर। क्वेश्चन ये रहेगा, क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में कैसा आएगा, हाउ मेनी पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, हाउ मेनी पैरामीटर आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए में 5 लिख दिया, इसमें 6 लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, इसमें 3। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? ए बी सी एक्सियल डिस्टेंस और अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल्स। ये 6 पैरामीटर है जो किसी यूनिट सेल को एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हम जो है पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। देखो हमने बेसिकली जो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन है वो 2 प्रकार में किया है, 2 प्रकार से। एक तो होती है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरी जो हमारी होती है, दूसरी जो हमारी यूनिट सेल होती है वो सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। और सेंटर्ड यूनिट सेल को फिर से हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला तो हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी, मैं एक एक को लिख देता हूं, ऐसे आएगा नहीं। ये 3 प्रकार की होती है। पहला कौन कोई? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और दूसरी जो होती है वो होती है
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरी जो होती है वो होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो तीन प्रकार की सेल होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, तो हम टोटल कितनी प्रकार की यूनिट सेल पढ़ेंगे? 4 प्रकार की, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको सिंपल और सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिनमें कंपोनेंट पार्टिकल्स केवल कोनों पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो दोज unit cell in which the component particles are exist only corner. Component particles are exist only corner. ठीक है, तो that type of unit cell is known as simple unit cell. इस प्रकार की सेल को हम क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। जैसे देखो इधर इसका एग्जांपल यहां बता रहा हूं, जैसे ये हमारी एक यूनिट सेल है, तो कंपोनेंट पार्टिकल्स केवल कहां होंगे? कोनों में। केवल कहां प्रेजेंट है? कोनों में। 8 कोने हैं इसके, तो ये केवल कंपोनेंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है? केवल कोनों पे ही प्रेजेंट है, तो इसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या कहते हैं इसको? सिंपल यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो सेंटर्ड यूनिट सेल में कोनों में तो जो कंपोनेंट पार्टिकल कॉर्नर में तो प्रेजेंट होते ही हैं, और कोने के अलावा भी जो कंपोनेंट पार्टिकल्स है वो यूनिट सेल के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होगी? इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंपोनेंट particles are exist at the center of unit cell beside the corner। कि कॉर्नर के अलावा जो कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल बिसाइड द कॉर्नर। तो ऐसी जो यूनिट सेल होती है उन यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, BCC, FCC। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिंपल यूनिट सेल हो गई। सिंपल यूनिट सेल का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया। और सेंटर्ड यूनिट सेल कंपोनेंट पार्टिकल्स आर एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल बिसाइड कॉर्नर। कॉर्नर में तो होंगे जो होंगे, ठीक है, उसके अलावा कहीं सेंटर में और भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले ये हमारा सिंपल यूनिट सेल कंप्लीट हो गया। अब हम जो है सेंटर्ड यूनिट सेल की जो 3 टाइप बताए थे मैंने, बॉडी सेंटर्ड, दूसरा फेस सेंटर्ड और तीसरा एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है कि जब कंपोनेंट पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, तो उस प्रकार की यूनिट सेल को हम जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन
कंपोनेंट particles are exist when component particles are exist at the center of unit cell beside the corner, ठीक है। तो that unit cell is known as body centered यूनिट सेल। कैसे समझेंगे इसको? देखो ये एक यूनिट सेल है हमारी, और यदि इस यूनिट सेल में हम बात करोगे तो देखो ये कॉर्नर में तो प्रेजेंट है जो है ही, लेकिन एक जो है बिल्कुल इस बॉडी के सेंटर में कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होने की वजह से इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कि कॉर्नर के अलावा बिल्कुल बॉडी के जस्ट बीचों बीच यदि कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद में हम आते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरफ। अगला एग्जांपल हमारा कौन सा हो गया? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट एग्जांपल है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि जब कंपोनेंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा एक एक जो है फेस के सेंटर में प्रेजेंट हो। फेस क्या होता है? देखो पहले लिख देता हूं मैं कि द कंपोनेंट पार्टिकल्स इज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस। व्हेन कंपोनेंट पार्टिकल इज एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस then besides corners, then this type of unit cell is known as face centered unit cell। देखो when component particle are exist, when component particles are exist in the component particles are exist at the center of at the each center of the each face beside corner that unit cell is known as that unit cell is known as face centered unit cell। इस प्रकार की यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। देखो कैसे, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो ठीक है कि ये हमारा जो है यूनिट सेल है। अब इसमें कॉर्नर पे तो कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट है। देखो कितने फेस है इसके अंदर? 6 फेस हैं। 1 2 3 4 5 और 6 फेस है। तो एक कंपोनेंट इस फेस के सेंटर में होगा, एक कंपोनेंट ऊपर वाले फेस के सेंटर में होगा, एक इस वाले सेंटर में होगा, एक इसके बारे में होगा। अब एक पीछे वाला फेस और एक ये वाला। तो पीछे वाले को तो मैं पतले से दिखा देता हूँ
और आगे वाले के फेस को। तो टोटल कितने फेस है? 6। हर एक फेस के सेंटर में एक कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो जो किसी कोई दो आमने सामने के फेस पर यदि कोई कंपोनेंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरी प्रकार की सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होगी? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? when component particle component particles are exist at two opposite face center, then this type of unit cell is known as end centered unit cell। इस प्रकार की जो यूनिट सेल कहलाती है वो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। देखो इधर ये हमारा है, ठीक है, और एग्जिस्ट एट द टू पॉइंट सेंटर बिसाइड कॉर्नर। तो ये कॉर्नर पे तो होंगी और हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे तो कंपोनेंट पार्टिकल्स होंगे। कॉर्नर के अलावा जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो कहीं इस फेस पे और इस फेस पे, इस पे भी हो सकते हैं और इस पे भी हो सकते हैं। तो 3 प्रकार की एंड सेंटर्ड हो जाएगी हमारे पास में। एक ये हो गई, ये भी एंड सेंटर्ड होगी, जैसे इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे, कॉर्नर पे तो है ही। ठीक है, एक और हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा वह, तो एक तो पीछे वाले फेस पे हो गई, तो इसको पीछे वाले को पतला बना देते हैं, और एक आगे वाला फेस पे उसको मोटा बना देते हैं। तो ये तीनों ही प्रकार की कैसी है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको आज यूनिट सेल बताई। कल मैं किसी कंपोनेंट पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में, उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज इतना ही है। आज इस वीडियो को आप देखें, आप लंबे समय बाद में आपको वीडियो मिला है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। इसके बाद में कल जो है या तो मैं अल्कोहल फिनोल ईथर का डालूंगा या फिर इसका डालूंगा, जो भी है आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।